हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं हम बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 4 और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन्स वगैरह। ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूक्लिक एसिड है। आज के 3 जो अपने पोर्शन है, तो ओवरऑल हमारा बायोमोलिक्यूल चैप्टर किस किस से मिलकर बना था एक बार ओवरव्यू फिर से दे देता हूं। कार्बोहाइड्रेट पहला पोर्शन होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड पोर्शन। थर्ड पोर्शन होता है न्यूक्लिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ विटामिन, कुछ हार्मोन्स वगैरह होते हैं जो आपको रीड करने होते हैं। कुछ मैं तरीके बता दूंगा, वाटर सॉल्युबल, इनसॉल्युबल विटामिन क्या क्या होते हैं। ज्यादातर जानकारी आपको रहती है, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ये सब है ना। तो न्यूक्लिक एसिड पर फोकस करना कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं और इसमें बेस क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में शुगर क्या होती है, ये सब चीजें जेईई मेन में पूछी जा सकती हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 4 और न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड। रिवीजन आपने कर लिया होगा अमीनो एसिड बायोमोलिक्यूल में, अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट का। न्यूक्लिक एसिड और पढ़ लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन पीवाईक्यू करके खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। चलिए भाई, न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि बेसिक क्या है इसका, न्यूक्लिक एसिड का बेसिक क्या है। तो बेसिक चीज हम समझेंगे, जो अपने सेल प्रेजेंट होती है बॉडी में, जो सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। सर ये क्रोमोसोम क्या है? बहुत बेसिक सी चीज है कि आपको अपने वंश को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो जो बेसिक मैसेंजर आप जिसको मानते हो वो क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। आप ये समझ लो, है ना। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है जो मैसेज भेजता है। ठीक है, मतलब आप ये समझ लो कि ये मैसेज है। क्रोमोसोम क्या है? एक मैसेज है जो आपके वंश को आगे बढ़ाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। इसको लिखना है क्या? मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही बेसिक हो गया, लिखना हो तो लिख लो, है ना। यहां से कहानी स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहे हैं इसमें, एक एक पॉइंट हम बढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ी बायो जैसी फीलिंग आएगी, लेकिन जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, है ना। पहले आप ये रीड कर लो क्या लिखा है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट न्यूक्लियस ऑफ अ लिविंग सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड हेरेडिटी। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड हेरेडिटी। इनहेरेंट कैरेक्टर मतलब एक तरीके से मैसेज का ट्रांसमिशन कर रहा है। और वो क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर, मतलब जो न्यूक्लियस होता है लिविंग सेल का, उसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, वो मैसेज को ट्रांसफर करता है। आप ये समझ लो, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? हेरेडिटी बोलते हैं। द पार्टिकल इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरेडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम, जो अभी बात मैंने बोली है ना, विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो यहां पर जो आप बात कर रहे थे ना क्रोमोसोम की, ये किससे बने होते हैं? ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इंग्लिश वाली हिंदी तो पढ़ लेते हैं ना। तो एक्चुअल में ये जो क्रोमोसोम है क्या? ये प्रोटीन ही है एक तरीके से, है ना। तो क्या कह रहे हैं? क्रोमोसोम विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स किससे मिलकर बने होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ये आप जानते हो। आगे चलते हैं। अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, दीज आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको डीएनए बोलते हैं, एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं? आरएनए बोलते हैं। तो बायोमोलिक्यूल में एक तुमने क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या पढ़ा? अमीनो एसिड। ये एक और टाइप का, अनदर टाइप का बायोमोलिक्यूल है जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। इनको डिटेल में हमें समझना है ना। न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इसका मतलब सर बहुत सिंपल सी बात है, मोनोसैकेराइड का पॉलीमर पॉलीसैकेराइड, अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गई तीनों चीजें? जो 3 बायोमोलिक्यूल हम पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड, उसमें कार्बोहाइड्रेट के अंदर चलें तो मोनोसैकेराइड का पॉलीसैकेराइड, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज वगैरह, अगर पॉलीमर की बात करें तो, अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर प्रोटीन, है ना।
वैसे ही न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर होता है, उसकी बहुत सारी यूनिट ज्वाइन करा दो तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, जिसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है ना। तो आपको यह समझना है कि ये न्यूक्लियोटाइड वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे धीमे धीमे, है ना। तो लास्ट पॉइंट एक बार फिर पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसको मैं बोलूंगा मोनोमर है। ये किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मोनोमर है ये। कौन, न्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक, पॉज करके इसको नोट कर लेना। आपकी इच्छा है थ्योरी लिखना हो तो, बाकी आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। जो एकदम काम का होगा उसको बिल्कुल एम्फेसाइज करके बता दूंगा मैं कि हाँ ये चीज तो बिल्कुल लिखनी ही है, जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। डन, बढ़िया। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है। मतलब ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन आपके सामने आ चुका है। ये कैसे बनते हैं, शुगर वगैरह क्या होती है, सब चीजें हम अच्छे से समझे, ध्यान से देखना है ना। ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन आ गया। क्या कह रहे हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए और आरएनए यील्ड्स अ पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजिनस या नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कॉल्ड बेसिस। इसका मतलब डीएनए हो या आरएनए हो, उसमें एक शुगर कंपोनेंट होता है, उसमें एक फॉस्फोरिक एसिड वाला कंपोनेंट होता है, उसमें हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन वाले कंपाउंड होते हैं जो कि बेस होते हैं। मतलब हम एक लाइन में अगर बोलें तो डीएनए और आरएनए किससे मिलकर बना है, पेंटोस शुगर से मिलकर बना है, और फॉस्फोरिक एसिड में एक फॉर्म यूज करते हैं उससे मिलकर बना है, और बेस से मिलकर बना है। तीन चीजें। क्या बोला, क्या बोला, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड का एक कंपोनेंट अभी बताऊंगा कौन सा वाला, वो, और बेस। इन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, अगली लाइन पढ़ेंगे। इन डीएनए मॉलिक्यूल्स द शुगर इज बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज, वेयर इज इन आरएनए मॉलिक्यूल इट इज बीटा डी राइबोज। मतलब डीऑक्सीराइबोज से डीएनए से कनेक्ट करो और राइबोज से आरएनए से कनेक्ट करो। भाई डीएनए में डी आता है डीऑक्सीराइबोज, ठीक, आरएनए में आ रहा था राइबोज। कौन सा वाला, बीटा डी। बीटा डी राइबोज ऐसा दिखता है, बीटा डी राइबोज ऐसा दिखता है, तो ये किसकी शुगर है, ये आरएनए की शुगर है, आरएनए की शुगर। सर ये तो एकदम छपा हुआ दिख रहा है, बनाना सिखाओगे, बिल्कुल सिखाएंगे, ध्यान से अगली स्लाइड में। ये आरएनए की शुगर है, ये किसकी शुगर है, डीएनए की शुगर है। ठीक, तो आप ये पॉइंट लिख लो, इसको अभी मैं बनाना सिखाऊंगा, है ना। ये बीटा डी राइबोज और बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज ये कैसे बनते हैं वो मैंने आपको एक बार ग्लूकोज फ्रक्टोज का बनाना सिखाया था ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर, अपना पायरेनोस फॉर्म और फ्यूरेनोस फॉर्म, उसी से ही रिलेटेड है। तो ये 2 पॉइंट लिखना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम अगले पेज पे बनाने वाले हैं। ये 2 पॉइंट लिख लो पॉज करके, है ना। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। राइबोज शुगर कैसे बनती है, ठीक है। तो राइबोज बना लेंगे तो उसी से ही हम बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज भी बना लेंगे, है ना। पहले राइबोज की बात कर लेते हैं। पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, राइबोज का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला यही होता है, सब लोग चेक करें। राइबोज का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला यही होता है क्या, एकदम सही जवाब सर। क्या करना होता है इसमें, साइक्लिक स्ट्रक्चर में जैसे तुम ग्लूकोज वगैरह में किया करते थे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये तोड़ लो H प्लस और O माइनस में, क्रॉस में जोड़ देंगे तो ऐसा दिखेगा। C क्या है इसके पास, एक H है, एक OH है, और ऐसा ऐसा ऐसा, यहां है CH2OH, इधर H इधर O, इधर H इधर OH, इधर H इधर OH, और इधर बॉन्ड जुड़ा होगा इससे ऐसा, यही होगा, प्लस माइनस क्रॉस में जोड़ दिए। अब यहां ये कायरल नहीं था, यहां कायरल कौन कौन से थे, ये वाला और ये वाला, 3 कायरल कार्बन इसमें होते हैं। लेकिन साइक्लिक में एक ये भी तो हो गया नया, 2 3 4, ठीक। अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो नंबरिंग कुछ ऐसी होगी, कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5, यहां कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5। अब मुझे बीटा फॉर्म बनाना है, तो बीटा में क्या होता है, OH लेफ्ट और H राइट होता है। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इधर मैं H कर दूं और इधर मैं OH कर दूं, तो इसको क्या बोलने लगूंगा, बीटा डी राइबोज।
सही है, बीटा डी राइबोज बोलूंगा, क्यों? मैंने OH लेफ्ट कर दिया। इसका एक अल्फा फॉर्म भी बनेगा जिसमें H लेफ्ट OH राइट होगा, दो होंगे, लेकिन जो तुम्हारा आरएनए और डीएनए में शुगर प्रेजेंट होती है वो ये होती है, ठीक है? तो बीटा फॉर्म प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। तो इसके दो फॉर्म बनेंगे, बीटा डी मैंने बना रखा है। क्लियर है? एकदम क्लियर है। यहां 3 कायरल कार्बन थे, यहां 4 कायरल कार्बन हो जाते हैं, ठीक? अब मैं इसका रिंग फॉर्म बना रहा हूं। कैसे? मुझे आप देखकर बताओ। ये वाला 1 2 3 4 कार्बन और ये ऑक्सीजन से 5 की रिंग बनी, ऐसा दिखेगा। इसको मैं बोल रहा हूं कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, और मैं यहां पर बॉन्ड लगा देता हूं। एक बॉन्ड ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा बना दूं। कार्बन नंबर 1 पर ध्यान से देखना, कार्बन नंबर 1 पर H कहां है? लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट होता है, ऐसे खड़े हो जाओ, जो लेफ्ट होता है वो ऊपर, जो राइट होता है वो नीचे। लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, है ना? थर्ड वाले पे लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, देखो लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे। और यहां फंस गए तो मॉलिक्यूलर वेट से करते हैं। CH2OH का मॉलिक्यूलर वेट H से ज्यादा, तो ये ऊपर और H नीचे, और ये कार्बन नंबर 5 हो जाएगा। 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन से रिंग बनती है, कार्बन नंबर 5 बाहर रहेगा। क्लियर है? तो इसका नाम है बीटा डी राइबोज का साइक्लिक फॉर्म। तो ये क्या हो गया? साइक्लिक फॉर्म ऑफ बीटा डी राइबोज। बीटा डी राइबोज का साइक्लिक फॉर्म ये कहलाता है। समझ गया कैसे बनाना है? अगर कभी एग्जाम में भूल गए तो फटाफट से बना भी सकते हो। यही लिखा हुआ देखो, यहां जो एकदम एनसीईआरटी का छापा हुआ डायग्राम था ना, इसी को बनाना सिखाया मैंने। अब तुम्हें इसको देखो, सारी चीजें सेम हैं, बस ये सेकंड वाले कार्बन को गौर से देखो आप। यहां पर कुछ कहानी अलग है। देखो सेकंड वाले कार्बन को, इसको गौर से देखो, यहां कहानी अलग हो गई। क्या? बस यहां से ऑक्सीजन हटा दो। ऑक्सीजन हटाना मतलब डी ऑक्सी, नाम में ही क्लियर है ना? तो एक काम करो, पहले आप ये नोट कर लो बीटा डी राइबोज, फिर मैं बीटा डी 2 ऑक्सी राइबोज वाला बना देता हूं। ऑक्सीजन हटा देना बस यहां सेकंड वाले से, तो ये कार्बन कायरल नहीं बचेगा फिर, है ना? नोट कर लो पहले, इसको पॉज करके लिख लो। पॉज करके नोट कर लो, है ना? तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ राइबोज शुगर। इसी में ही हम ऐड करेंगे फॉर्मेशन ऑफ बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये शुगर वाला पार्ट है ना, क्योंकि ये मोनोसैकेराइड है तो इसलिए शुगर भी बोल रहे हैं इसको। चलिए ध्यान से देखिए, मैंने बीटा डी राइबोज बना रखा है ना, बस मैं इसी में ही क्या कर दूं, एक बॉन्ड ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यहां OH ऊपर H नीचे। अब यहां मैं क्या कर दूं? H कर दूंगा, देखो है ना? यहां क्या था? HOH, और यहां क्या है? CH2OH, और इधर H। देखो जरा ध्यान से, गौर से देखो, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, और ये 4, और ये वाला 5। तो बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज में अब ये वाला कार्बन कायरल नहीं है। तो कितने कायरल कार्बन है? 1 2 3। देखो अगर मैं सितारे लगाऊं तो एक ये कायरल है, एक ये है, और एक ये है। अगर मैं इसका आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर भी दिखाता तो क्या करना है तुमको? ओपन चेन स्ट्रक्चर में ऐसा दिखेगा ये, देखो HOH, HOH और CH2H। देखो राइबोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा था? ऐसा था। तो इस सेकंड वाले पर यहां से बस O हटा दो तो डीऑक्सी हो जाएगा ये, यहां सिर्फ H रख लो बस। तो अब ये कार्बन कायरल नहीं रहेगा। तो कितने कायरल कार्बन रहेंगे? 2 कायरल कार्बन रहेंगे। किसमें? इसमें। तो यहां लिख लेते हैं टोटल कायरल कार्बन। टोटल कायरल कार्बन कितने हैं? एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो कितने हो गए? 2। यहां कितने हैं टोटल कायरल कार्बन रिंग में?
साइक्लिक फॉर्म में 1 2 3। इसी तरीके से पीछे लिख लो, यहां कितने हैं 1 2 3 4, यहां कितने थे 3, यहां भी लिख लो। टोटल कायरल कार्बन कितने हैं बेटा, टोटल कायरल कार्बन बेटा 3 है, और यहां टोटल टोटल कायरल कार्बन 4। क्यों, सही है ना, ये 3 ये 4, और इधर कितने हैं, यहां 2 और 3। तो ये होती है बीटा डी 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो शुगर हमें 2 पढ़नी थी डीएनए आरएनए में। ये किस में होती है, डीऑक्सीराइबोस होता है, ये डीएनए की शुगर है। ठीक है, ये किसकी शुगर है, शुगर ऑफ डीएनए। ये तो डीएनए की शुगर क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस, और ये क्या है, किसकी शुगर है, ये आरएनए की शुगर है ये। ठीक है, तो 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लो, शुगर ऑफ डीएनए, पॉज करके। 2 टाइप के हम पढ़ते हैं, एक होता है आपका डीएनए और एक होता है आरएनए। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए की शुगर क्या होती है, बीटा डी 2-डीऑक्सीराइबोस, और आरएनए की बीटा डी राइबोस। ठीक है, डन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बेसिस कौन कौन से होते हैं। हमने शुगर की बात कर ली, देखो 3 चीजें होती हैं, शुगर, बेस और फास्फोरिक एसिड का एक स्पेशल फॉर्म यूज करते हैं ना। हमने शुगर पढ़ ली, अब बेसिस देख लो। डीएनए में कौन कौन से बेसिस होते हैं, डीएनए में कौन कौन से बेसिस होते हैं, एडेनिन जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल से, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये डीएनए में होते हैं। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा अभी मैं, रुक जाओ, है ना, अभी बताऊंगा। इसमें क्या होता है, आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये कॉमन है, बस एक लास्ट में यूरेसिल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार जेईई मेन में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। तो इन दोनों में से ऑप्शन है, 3 तो कॉमन ही है ना। तो यहां क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और एक नया आ जाता है यूरासिल। ठीक है, यूरासिल। इनके स्ट्रक्चर बने, एडेनिन ऐसा दिखता है, ग्वानिन ऐसा दिखता है, साइटोसिन ऐसा दिखता है, थाइमिन ऐसा दिखता है, यूरेसिल ऐसा दिखता है। अब इसमें एक्चुअल में 2 अलग अलग टाइप के बेस हैं, ये देखो, इसको बोलते हैं प्यूरिन, प्यूरिन डेरिवेटिव। ये प्यूरिन बेस से आते हैं ना ये, तो इसको बोलते हैं प्यूरिन डेरिवेटिव। ठीक है, प्यूरिन बेसिस बोलते हैं। और ये पिरिमिडीन जैसी रिंग होती है ना, उससे बनते हैं ये, तो ये होता है पिरिमिडीन डेरिवेटिव, है ना, या पिरिमिडीन बेसिस। तो एडेनिन और ग्वानिन कौन से होते हैं, ए और जी। एडेनिन और ग्वानिन, ए और जी कौन से होते हैं, प्यूरिन वाले, है ना। और बाकी तीनों क्या होते हैं, पिरिमिडीन बेसिस बोलते हैं इसको, है ना। बाकी तीनों पिरिमिडीन बेसिस होते हैं, याद रखना है। वैसे आज तक ऐसे स्ट्रक्चर बेस्ड तो सवाल नहीं आया, लेकिन हो सकता है जिंदगी में आगे ऐसा सवाल आ जाए कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन ग्वानिन कितने हैं। तो एक यहां पर होगा, एक यहां लोन पेयर 2, एक यहां 3, एक यहां 4, एक यहां 5 और 2 यहां 7। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन ग्वानिन पूछ लें, एक ये रिंग हो गई, एक ये रिंग हो गई 2, एक ये पाई 3, ये 4, ये 5, ये 6। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इस टाइप के सवाल स्ट्रक्चर बेस्ड सवाल होते हैं, है ना। तो बेसिस डीएनए में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं और आरएनए में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं ये। तो अभी तक हमने किसकी बात कर ली, एकदम बेसिक से चलते हैं। कैसे, बेसिक से चलें, एकदम बेसिक से। चलो भाई, बिल्कुल शुरू से। सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। ठीक है, जो मैसेंजर की तरह काम करता है। अब ये किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से। न्यूक्लिक एसिड वगैरह, और न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, डीएनए, आरएनए। डीएनए आरएनए में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, शुगर, बेस और फास्फोरिक एसिड का स्पेशल फॉर्म एक। ठीक है, शुगर में बता चुका हूं। आरएनए में राइबोस शुगर होती है, बीटा डी राइबोस बोलते हैं। डीएनए में बीटा डी 2-डीऑक्सीराइबोस होती है, डीएनए में शुगर हो गई। बेसिस डीएनए में ये 4 होते हैं और आरएनए में ये 4 होते हैं। अभी तक की कहानी इतनी ध्यान रखनी है, जो बायो जैसा फील हो रहा है उसके अंदर की जो केमिस्ट्री है, जो मैंने बताया, इतना ध्यान रखना है ना। अब मैं इसको याद करने की ट्रिक आपको बता देता हूं। बेसिस को याद रखना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, पहले नोट कर लो पॉज करके।
स्ट्रक्चर आपकी इच्छा है, बनाना हो बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ। एनसीईआरटी में दिए हैं, आप वहां से भी नोट कर सकते हो, यहां से भी, जैसे आपकी इच्छा हो। यहां शायद 5 बॉन्ड बना रखे हैं, इसको सही कर लो। यहां एक ही सिंगल बॉन्ड आएगा, है ना। चलें, और कहीं दिख रहा है क्या 5 बॉन्ड? हाँ, यहां सिंगल बॉन्ड आएगा, यहां सिंगल बॉन्ड है। देख लो, मतलब जहां 5 बॉन्ड हो वो 5 नहीं होंगे ना, कार्बन के तो 4 ही बॉन्ड होते हैं। नहीं, 1 मिनट को, इधर 5 तो नहीं, 1 2 3 4, यहां तो 4 है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ 4 है, इधर 5 हो रहे थे। और एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 बॉन्ड, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 4, यहाँ 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये सही है। 4 4 4, ये भी सही है। यहाँ पर सिंगल आएगा बस, है ना, ताकि 3 बॉन्ड इसके 4 इसके हो जाए। इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ठीक है, बाकी सही है ना। अब मैं इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, लिख लिया आपने, डन। आइए जरा, क्या ट्रिक है आपकी वो देखें। डीएनए और आरएनए में बेसिस याद रखना है, क्या ट्रिक है ध्यान से देखना। एजी सीटी, इसको ऐसे याद रखेंगे, आगरा कैंट, ठीक है, आगरा कैंट, डी यू आर एन ए, ऐसे, आगरा कैंट दूर नहीं है। कैसे कनेक्ट करना है वो देखो, ये हो गया आगरा कैंट, ठीक है, और डी यू आर ये हो गया दूर, एन ए मतलब नहीं है। आगरा कैंट दूर नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझ लें, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ट्रिक को कैसे याद रखना है, आगरा कैंट दूर नहीं है, ऐसे लिख के देख लेना। आगरा कैंट दूर नहीं है, इसका मतलब क्या वो समझो। ए मतलब यहां भी ए, जी मतलब यहां भी जी, सी मतलब यहां भी। थाइमिन और यूरासिल में ही अंतर होता है। डी मतलब ये हो गया डीएनए, डीएनए, डी मतलब डीएनए, और आरएनए वो तो आई गया था उसी मैट्रिक में, तो डी मतलब डीएनए हो गया, ठीक है। डी मतलब क्या हो गया, डी मतलब डीएनए, ठीक है, और यू मतलब यूरासिल, और आर मतलब आरएनए, नहीं है मैं तो आई गया ये, है ना। तो आगरा कैंट दूर नहीं है, ये बेसिस होगा। देखो डीएनए में कौन से बेसिस हो गए, एजीसीटी, आरएनए में एजीसीयू, ठीक है, इस तरीके से पॉज करके नोट कर लो। तो डीएनए और आरएनए के बेसिस आपको याद हो जाएंगे, कौन कौन से बेसिस आपने लिए। तो शुगर हो गया, बेस हो गया। अब चलते हैं अपन आगे, ठीक। अब हम फॉस्फेट को देखेंगे। तो अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं, तो न्यूक्लिक एसिड में आपने शुगर पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, अभी तक की कहानी, शुगर पढ़ लिया। शुगर में 2 शुगर थी, 2 शुगर में से पहली शुगर थी डीएनए की, और 1 शुगर थी आरएनए की। डीएनए की शुगर क्या होती है, बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोज, और आरएनए की शुगर क्या होती है, बीटा डी राइबोज। ये आपको शुगर पता चल गई, ये मैंने बता दिया आपको, है ना, थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं अभी तक जो पढ़ा। बेसिस की अगर मैं बात करूं, कौन कौन से बेसिस होते हैं, बेसिस की बात करूं तो आगरा कैंट दूर नहीं है, आगरा कैंट दूर नहीं है ना, तो ये डीएनए की हो गई, या आरएनए की हो गई। तो ऐसा है ना, तो आरएनए के बेसिस क्या क्या हो गए, ये तो डीएनए के बेस हो गए, ठीक। ये बेस किसके हो गए, आरएनए के, ठीक है। तो आरएनए के ये बेस हो गए, डीएनए के ये बेस हो गए, ठीक। जिसमें से ए और जी वाले क्या थे, ए और जी ये प्यूरिन डेरिवेटिव थे,
और बाकी सारे सी हो गया, टी हो गया, यू हो गया, ये पिरिमिडीन डेरिवेटिव है ना, पिरिमिडीन डेरिवेटिव, और ये प्यूरिन डेरिवेटिव। देख लो आप, ए और जी वाले जो थे एडेनिन और ग्वानिन, ये प्यूरिन डेरिवेटिव है, और बाकी ये तीनों देखो, साइटोसिन हो गया, थाइमिन हो गया, यूरासिल हो गया, ये पिरिमिडीन डेरिवेटिव है। अब बात आती है तीसरी। देखो ये जो स्लाइड दिख रही है ना, जो इस बायोलॉजी की जो केमिस्ट्री है, ये पूरा का पूरा न्यूक्लिक एसिड बायोलॉजी का टॉपिक है ना, वो केमिस्ट्री में दे रखा है, तो हमें केमिकल चीज समझनी है इसकी। सुगर बेस फॉस्फेट, क्या बोला मैंने? सुगर बेस फॉस्फेट। अब ये जो फॉस्फेट है वो क्या होता है? वो फॉस्फोरिक एसिड का एक स्पेशल फॉस्फेट यहां यूज होता है। मुझे आप एक बार बताओ, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, फॉस्फोरिक एसिड जानते हो क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है बताएं सर? फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, जानते हैं हम सब। कैसा दिखता है ऐसा? अगर मैं आपसे पूछूं, यहां से मैं एक H निकाल रहा हूं, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं फॉर्मूला H3PO4 है ना। अगर मैं यहां से एक H निकाल रहा हूं तो कैसा दिखेगा? एक H निकालोगे तो O नेगेटिव, P डबल बॉन्ड OH। इसको बोलेंगे मोनोफॉस्फेट। क्या बोलेंगे? मोनोफॉस्फेट। समझना बात को है ना। मैं एक H और निकाल दूं तो ऐसा दिखेगा। इसको बोलते हैं डाइफॉस्फेट। और अगर मैं एक H और निकाल दूं अंकल, तो समझ चुके होंगे, इतनी बुद्धि तो है, इसको बोलेंगे ट्राइफॉस्फेट। अब जो डीएनए या आरएनए में शुगर यूज होती है वो तो तुम्हें याद है, बेस तुम्हें याद हो गया, फॉस्फेट और याद कर लो। कौन सा यूज करते हैं? डाइफॉस्फेट। ये ध्यान रखना, होते तो ये तीनों हैं, लेकिन मैंने बोला था ना स्पेशल केस होता है, मतलब फॉस्फोरिक एसिड का एक फॉस्फेट होता है डाइफॉस्फेट, वो यूज होता है यहां पर। तो डीएनए और आरएनए में आप समझ चुके होगे अब तक की कहानी क्या है। यही पेज है, यही केमिस्ट्री ध्यान रखनी है। शुगर तुम्हें पता चल गई, डीएनए में कौन सी, आरएनए में कौन सी। बेसिस तुम्हें पता चल गया, आगरा कैंट दूर नहीं है, से याद कर लिया था तुमने। जो शुरू के दोनों हैं वो प्यूरिन डेरिवेटिव, बाकी पिरिमिडीन डेरिवेटिव। फॉस्फेट तुम्हें पता करना था, जो कि मैं बता चुका हूं, डाइफॉस्फेट यूज करते हैं। तो सर एक काम करो ना, स्ट्रक्चर ही बना के दिखाओ ना, कैसा दिखता होगा न्यूक्लिक एसिड। मतलब पहले न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, फिर न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बना के पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लिक एसिड बना लेंगे, है ना। चलो पहले आप ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। धीमे धीमे चलेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे। डन, बढ़िया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए कैसे कैसे बना था। ठीक ठीक है, सारी चीजें अपन देख लेते हैं। डीएनए में शुगर कौन सी थी? शुगर कौन सी थी? बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, एक बार ओवरव्यू अपन ले रहे हैं न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होते हैं। डीऑक्सी राइबोज। बेसिस कौन कौन से थे? बेसिस कौन कौन से थे? आगरा कैंट दूर नहीं है, तो डीएनए में ये हो गए। फॉस्फेट कौन सा था? एक्चुअल में डाइफॉस्फेट है वो, है ना। डाइफॉस्फेट यहां हम यूज करते हैं। पी डबल बॉन्ड O नेगेटिव OH O नेगेटिव, ये है डाइफॉस्फेट। आरएनए में क्या था? आरएनए में शुगर बीटा डी राइबोज, वो 2 डीऑक्सीराइबोज था, ये बीटा डी राइबोज। शुगर ये हो गई। बेसिस कौन कौन से आप यूज करते हो आरएनए में? आगरा कैंट दूर नहीं में से एजीसी कॉमन होता है और यू, ये आ जाता है यूरासिल। और फॉस्फेट कौन सा यूज करते हो? एक्चुअल में डाइफॉस्फेट होता है, और डाइफॉस्फेट यही सेम ही है ना, डाइफॉस्फेट ये यूज करते हैं। तो डीएनए और आरएनए में ये अंतर है, ये आप समझ गए। डिफरेंस तो समझ गए डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। शुगर अलग है और बेस में एक बेस अलग है, यूरासिल। यहां थाइमिन होता है, यहां यूरासिल होता है। अब हम न्यूक्लियोटाइड अगर बनाने जाएं, क्या बनाने जाएं? न्यूक्लियोटाइड बनाने जाएं, तो ये पॉइंट पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि मोनोमर ज्वाइन टुगेदर थ्रू
3' एंड 5', ये जो डैश लगा इसको प्राइम पढ़ते हैं, 3' एंड 5', फॉस्फेट लिंकेज टू गिव पॉलीन्यूक्लियोटाइड विच फर्दर फॉर्म्स न्यूक्लिक एसिड। मतलब 3' और 5' पर न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी यूनिट को जोड़ते जाओ, 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 बहुत सारी यूनिट जोड़ते जाओ 3' और 5' पर, तो क्या बनने लगता है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो पहले हम क्या करेंगे? न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, फिर मैं आपको डाई न्यूक्लियोटाइड बताऊंगा। ऐसे ही आप आगे बढ़ाते जाना, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, बढ़ते जाओ, बढ़ते 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 न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो कहां पर लिंकेज होती है? 3' और 5' पर फॉस्फेट की लिंकेज आती है, वो मैं बना के दिखा रहा हूं, पहले आप इसको नोट कर लो, नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बना के बता रहा हूं, पॉज करके नोट कर लेना। लिख लें तो बता देना। सर कैसे बताएं? बिल्कुल, हम तो आपसे पूछ लेंगे। चलें आगे बढ़े। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर हम डाई न्यूक्लियोटाइड भी बनाएंगे और फिर न्यूक्लिक एसिड का सिंप्लीफाइड वर्जन भी लिखेंगे। चलो मैं आपको न्यूक्लियोटाइड बना के बता रहा हूं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड देखें, मैं राइबोस शुगर लेकर समझा देता हूं, है ना। क्या था इसमें बताओ, न्यूक्लियोटाइड में क्या था? न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? अरे डीएनए आरएनए जानते हो ना आप। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड में? शुगर प्लस बेस और फॉस्फेट। कौन सा? डाइफॉस्फेट। ये आप जानते हो, है ना। अगर मैं ऐसा लिखूं, ध्यान से देखते जाना, ठीक, यह है कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, और यहां पर होता है 5। हम न्यूक्लिक एसिड वाले जो पोर्शन है उसमें जब नंबरिंग करते हैं तो प्राइम लिखते हैं, 1', 2'। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखते हैं, एनसीईआरटी यूज करती तो हम भी लिख रहे हैं ना। 1', 2', 3', 4', 5'। 1' पर जो ऊपर OH ग्रुप था तुम्हारा, वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब यहां पर बेस वाला पोर्शन आ जाएगा। भाई यहां से OH और बेस वाले से H निकाल के आप पानी निकाल दोगे, तो यहां पर बेस वाला पोर्शन आ जाएगा। और यहां पर 5' पर यहां बन जाएगा इस तरीके से, फॉस्फेट आ जाएगा। कैसे? आपने यहां डाइफॉस्फेट लिया होगा, देखो CH2 के साथ यहां क्या था? OH, और यहां क्या होगा? O के साथ H, ये पानी निकाल देगा, है ना। तो यहां पर फॉस्फेट वाली लिंकेज आ जाएगी इस तरीके से। तो देखो क्या यूज किया आपने। अगर मैं इतना पोर्शन बोलूं तो ये फॉस्फेट वाला पार्ट हो गया, ठीक। ये कौन सा पार्ट हो गया? फॉस्फेट वाला पार्ट हो गया। बीच वाला पोर्शन क्या दिख रहा है आपको? ये शुगर दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है? शुगर। अब बाकी आप यहां पर लिख ही सकते हो बाकी चीजें। यहां H, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH। देखो ये तो आप जानते ही, शुगर पोर्शन हो गया, और ये बेस वाला पोर्शन हो, यहां तो बेस लिखा ही हुआ है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। किसका? न्यूक्लियोटाइड। शुगर, फॉस्फेट और बेस, ठीक। इसको नोट करो, फिर हम डाई न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। पॉज करके नोट कर लो इसको, पॉज करके नोट कर लो। डन। तो अब मैं बनाने जा रहा हूं डाई न्यूक्लियोटाइड। कैसे बनेगा? आपने क्या लिया था यहां पर देखें, आपने क्या लिया? शुगर ली, ठीक है। आरएनए वाला बना रहा हूं। आपने शुगर ली, यहां क्या लगाया? बेस लगाया, ठीक। और
यहां बेस है ना, यहां क्या है HOH, यहां क्या है HOH, इधर क्या है CH2, OH था और यहां H था। ये 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम और 5 प्राइम। यहां पर आपने फॉस्फेट लिंकेज बना दी थी पानी निकाल के, तो यहां आपको ऐसा दिख रहा था CH2 और इसके आगे यहां पर O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव और O नेगेटिव, ऐसा दिख रहा था। अब डाई न्यूक्लियोटाइड जब तुम बनाओगे तो ऐसी की ऐसी यूनिट यहां पर रिपीट कर दो, ऐसी की ऐसी यूनिट यहां पर रिपीट कर दो, कैसा दिखेगा देखो। सेम यही यूनिट यहां रिपीट करोगे ऐसा। ये मैं डाई न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, ये मोनो न्यूक्लियोटाइड है, इसमें बेस होता है और शुगर होती है और फॉस्फेट होता है। सेम यही यूनिट मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये बेस हो गया, ठीक है, ये 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम और यहां CH2। अब देखना आप ध्यान से ना, यहां क्या था O P डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस, इस तरीके से दिखता है। और यहां तो आप जानती हो HOH, यहां HOH इधर H, ऐसा सेम यूनिट मैंने रिपीट कर दी। अब मैं क्या करूंगा, इसको ये 5 प्राइम था है ना, इसको मैं यहां पर यूज करके पानी निकाल के 3 प्राइम और 5 प्राइम के बीच में एक फॉस्फेट लिंकेज डेवलप करना चाहता हूं। तो मुझे वो फॉस्फेट लिंकेज कैसी दिखेगी देखो, मुझे वो फॉस्फेट लिंकेज कैसी दिखेगी यहां पर, वो देखना, वो मुझे कुछ ऐसी दिखेगी। यहां पर आएगा O फिर P, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, जगह कम पड़ रही है, देखना कैसा दिखेगा। यहां आएगा O फिर P, यहां O नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड O, फिर O आएगा और फिर CH2 आएगा, देखो ऐसा। तो आप गौर से देखें इसको, गौर से देखें, ये पूरी एक यूनिट है, इसमें क्या है बेस है, ये क्या है शुगर है, ये क्या है फॉस्फेट है। तो ये जो फॉस्फेट था ये 3 प्राइम के साथ, देखो ये 3 प्राइम है और ये क्या है, ये कार्बन 5 प्राइम। तो ये 3 प्राइम और 5 प्राइम के बीच में फॉस्फेट की लिंकेज आ रही है, यही बात यहां लिखी हुई थी देखो। न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन टुगेदर थ्रू 3 प्राइम एंड 5 प्राइम फॉस्फेट लिंकेज टू गिव पॉलीन्यूक्लियोटाइड विच फर्दर फॉर्म न्यूक्लिक एसिड। मतलब हमने क्या करा, अभी 2 यूनिट ली, हमने 2 यूनिट ली, आप ऐसी की ऐसी यूनिट यहां रिपीट कर दो, यहां पर ये वाली लिंकेज ले आओ, O के साथ यहां P ले आओ, डबल बॉन्ड O फिर CH2, ऐसे बढ़ाते जाओ, इधर ऊपर करते जाओ, तो क्या बनता जाएगा आपका डाई न्यूक्लियोटाइड आएगा, इसके बाद ट्राई आएगा, फिर टेट्रा आएगा, फिर पेंटा आएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से बढ़ते जाओगे तो न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। और कौन सा न्यूक्लिक एसिड बनेगा, शुगर कौन सी यूज करी है आपने, RNA, मतलब राइबोज वाली, तो RNA बनेगा न्यूक्लिक एसिड। अगर डीऑक्सी राइबोज यूज करते तो DNA बनती। ठीक है, नोट कर लो इसको। डन, चलिए भाई, तो न्यूक्लिक एसिड का सिंप्लीफाइड वर्जन हम लिख लें तो चाहे DNA हो चाहे RNA हो, उसमें क्या क्या दिखेगा, उसमें आपको शुगर मिलेगी, ठीक, फॉस्फेट मिलेगा और बेस लगा हुआ होगा। इस तरीके से यूनिट आपकी रिपीट होती जाएंगी, है ना। आगे बढ़ते जाओ, शुगर फॉस्फेट बेस, इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी यूनिट यहां पर रिपीट होती जाएंगी। तो शुगर बेस फॉस्फेट लगातार लगातार रिपीट होता जाएगा, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब शुगर जो होगी उसके हिसाब से हम RNA DNA नाम रख देंगे, नोट कर लीजिए। डन, चलो भाई। अब न्यूक्लिक एसिड में 2 चीजें होती हैं,
एक होता है न्यूक्लियोटाइड, जो अभी तक हम सारा पढ़ रहे थे वो न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोसाइड भी होता है। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ फॉस्फेट का डिफरेंस है, जो आप लिंकेज बना रहे थे ना, फॉस्फेट एस्टर उसको बोलते हैं। देखो, पेंटोज शुगर यहां भी है, यहां भी है, बेस यहां भी है, यहां भी है, एडिशनल चीज यहां क्या आ गई, फॉस्फेट एस्टर, यहां नहीं होता। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट लिंकेज नहीं होती है, न्यूक्लियोटाइड में होती है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है, फॉस्फेट लिंकेज नहीं होती, न्यूक्लियोटाइड में होती, न्यूक्लियोसाइड में नहीं होती। और न्यूक्लियोटाइड ही मोनोमर है किसका, न्यूक्लिक एसिड। मतलब न्यूक्लियोटाइड का बार बार रिपीटेशन आप कराते जाओगे तो डीएनए आरएनए बनता है आपका। आ जाओ, डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का जो है डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बनता है, और उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी कितनी होती है। ठीक, आइए जरा पढ़ते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा था, है ना। न्यूक्लिक एसिड है अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑल्सो। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने अभी तक पढ़ लिया, वो प्राइमरी हो गया। वैसा ही एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन सकता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपस में कॉइलिंग हो जाए तो सेकेंडरी बनता है कैसे, द न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर वुंड अबाउट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन पेयर्स ऑफ बेसिस। तो आपके पास एक प्राइमरी स्ट्रक्चर जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं वो प्राइमरी है। ऐसे ही दो स्ट्रक्चर मिल जाए, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लें, किसके थ्रू, बेसिस के थ्रू, तो वो डबल वाला स्ट्रक्चर हो जाता है, डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर। The two strands are complementary to each other because the hydrogen bond are formed between specific pair of bases। ध्यान रखना, देखो एक स्ट्रक्चर ये चल रहा है ऐसा, देखो ऐसा है, ये एक स्ट्रक्चर ऐसा चल रहा है और दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है, और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस की होती है, एक ही होती है टी के साथ, और ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं, और सी की होती है जी के साथ, इसमें तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना। सर ये याद कैसे करोगे, आपने आगरा कैंट दूर नहीं है याद कर रखा है, याद करो, देखो आपने ये याद कर रखा है, आगरा कैंट दूर नहीं है, ये याद कर रखा है। तो इसी में ही ऐसे याद रखो, पहले और चौथे का डबल बॉन्ड होता है, दूसरे और तीसरे का ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंपल है। तो डीएनए में अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग ध्यान रखनी है तो ए एंड टी के बीच में डबल और जी एंड सी के बीच में ट्रिपल, इस तरीके से। और भी आपने ट्रिक याद कर रखी थी, बेसिस में मैंने कराई थी, आगरा कैंट दूर नहीं, तो इससे आप याद कर सकते हो, है ना। ठीक, पॉज करके इसको लिखना हो तो लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। एडेनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन, वेयर साइटोसिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ग्वानिन। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यूजुअली जेई मेन में सवाल पूछ सकते हैं इससे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस बेसिस में हो रही है। ठीक है, नोट करना हो तो लिख लो। डन, चलो ये लिख लिया था आपने, आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए देख लेते हैं। अभी अपन ने क्या करा, सेकेंडरी डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखा, आरएनए देख लो। इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स इज प्रेजेंट विच समटाइम्स फोल्ड बैक ऑन इटसेल्फ। इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है ना, मतलब सिंगल स्ट्रक्चर होता है, आपस में ही वो फोल्ड बैक हो जाता है। आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। आरएनए मॉलिक्यूल 3 टाइप के होते हैं, ये बस नाम ध्यान रखना है। मैसेंजर आरएनए, ठीक, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए बोलते हैं, और ट्रांसफर आरएनए, मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए अपन यूज करते हैं, है ना, नोट कर लो। ठीक, तो ये ध्यान रखना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए जो हम बात कर रहे हैं वो सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स ही प्रेजेंट है। डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है ना, डबल स्ट्रैंड किसमें होता है, डीएनए में, और इसमें सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, वही अपने आप में फोल्ड हो जाता है। आइए जरा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने सीआईडी वगैरह देखा होगा, एसीपी प्रद्युमन वगैरह, है ना, तो उसी जैसी फीलिंग आएगी आपको। पढ़ें जरा। इट इज नोन दैट एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक फिंगरप्रिंट। थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये चीज आपको याद करना हो तो याद कर लेना, लिखना हो तो लिख लेना, नहीं लिखना हो मत लिखना, एक बार रीड कर लो तो समझ में आ जाएगा बात क्या है ये, है ना। इट इज नोन दैट एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक फिंगरप्रिंट। These occur at tips of the finger and have been used for identification for a long time, but these can be altered by surgery। सही बात है भाई, फिंगरप्रिंट याद करो, सीआईडी में फिंगरप्रिंट मैच कर गए, लेकिन भाई सर्जरी से वो चेंज भी तो कर सकते हो फिंगरप्रिंट अपने, है ना।
A sequence of bases on DNA is also unique for person and information regarding this is called DNA fingerprinting. अब देखो आप ये वाली तो फिंगरप्रिंटिंग जानते हो, डीएनए वाला यूज करने लगे हैं आजकल, है ना। पहले ये वाले होते थे कि भाई फिंगरप्रिंट ले लिए, मैच कर गया, लेकिन भाई सर्जरी से चेंज करा ली किसी ने तो अपराधी पकड़ा ही नहीं गया, है ना, छूट गया अपराधी। It is same for every cell and cannot be altered by any known treatment. भाई ये बहुत सही चीज है, ये बहुत सही चीज है, अभी तक आप इसको अल्टर नहीं कर सकते। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज नाउ यूज, किसके लिए यूज करते हैं? इन फॉरेंसिक लैब फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन सावधान इंडिया, सीआईडी, है ना। टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, पता करना है भाई पिताजी कौन है या बच्चा किसका है, ठीक। टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज इन एनी एक्सीडेंट बाय कंपेयरिंग द डीएनए ऑफ पेरेंट और चिल्ड्रन। कई बार आपने देखा होगा ना, सीरियल में भी तो दिखाते हैं वो कि भाई बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही तो कहते हैं डीएनए करवा लेते हैं इसका। टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप टू रीराइट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, मतलब आप पता कर सकते हो कि भाई वंश कैसे चल रहा है और कहां तक जा रहा है ना। चलें आगे, मतलब यही है, एक बार रीड कर लो यार। चलो आगे चलते हैं। विटामिन के बारे में सबको पता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ये सब जानते हो आप, है ना। एक बार रीड कर लेते हैं क्या कह रहे हैं। विटामिन आर एक्सेसरी फूड फैक्टर रिक्वायर्ड इन द डाइट, दे आर क्लासिफाइड एज फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन लीड टू मेनी डिसीजेज, ये आप जानते हो। बस आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से वाटर सॉल्युबल, कौन कौन से फैट सॉल्युबल। देखो वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, बी और सी, डब्ल्यूबीसी, वाटर सॉल्युबल डब्ल्यूबीसी, और कीड़ा, कौन सा कीड़ा, कीड़ा जो होता है वो फैट सॉल्युबल है। देख लो आप, चेक कर लो। तो फैट सॉल्युबल में कौन कौन से हैं, के, विटामिन डी, विटामिन ए, ये ठीक। तो फैट सॉल्युबल ये हो गए, ये यहां लिखे ना, ठीक। यहां पर विटामिन ई भी ऐड कर लो। तो कीड़ा से याद रखना ये कौन से, फैट सॉल्युबल, जो फैट में घुल जाते हैं, और वाटर सॉल्युबल कौन से, तो जो वाटर में घुल जाते हैं, ठीक। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये वाटर सॉल्युबल, ये याद रखने, आपको याद रहते हैं वैसे तो। विटामिन इसमें सबसे B12 वाला, कोवालामीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार आ चुका है, ठीक। सी में एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपको याद रखने, B7 बायोटिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B3 नियासिन, ये सब एक बार रीड कर लेना, ठीक है। इसका चार्ट बना के चिपका लेना, इसलिए टेबल वाले फॉर्म में दे रखा है ना, नोट कर लो लिखना हो तो। बस ये ध्यान रखना, विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं और कीड़ा वाले फैट सॉल्युबल है, ठीक है। यहां आप लिख सकते हो, ये डब्ल्यू मतलब वाटर सॉल्युबल। पूछ सकते हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैट सॉल्युबल विटामिन, है ना। डन, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, थोड़ा इसमें लिखने वाला ज्यादा पोर्शन आ रहा होगा, 1 घंटे के लेक्चर में 3 घंटे लग रहे होंगे, लगते हैं इसमें, क्योंकि आप लिख रहे हो ना ये चीजें। या आप चाहो तो ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट चार्ट बना के लिख भी सकते हो, मतलब अपने रूम में चिपका सकते हो। अब भाई ये तुम्हें पता होना चाहिए कि किस सोर्स से आए हैं, क्या डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक। याद करो आप, ये वाला विटामिन B1 वाला सबको याद होगा, ग्रीन वेजिटेबल में होता है ये, अगर आपने नहीं लिया तो बेरी वेरी हो जाता है आपको, ठीक है। ये सब स्कर भी आप जानते हो, ठीक है। गम्स ब्लीडिंग हो जाती है, मतलब यहां से खून निकलने लगता है अगर आप इस टाइप की चीजें नहीं लेते हो, आंवला, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, ठीक है। जैसे विटामिन B12 में मीट, फिश, एग, कर्ड में विटामिन B12 होता है, ठीक, और डेफिशिएंसी से ये होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक बार आप रीड कर लेना किसमें क्या प्रेजेंट है। विटामिन B12 B2 कहां होता है, मिल्क में, एग वाइट में, ठीक है, ये सब। तो एक बार ये सोर्स इसके क्या है और डेफिशिएंसी क्या है, ये जेई मेन के तक ही इंपॉर्टेंट है ना। आगे अगला देखो, विटामिन डी कहां से मिलता है, सनलाइट से मिलता है, ठीक है, फिश से या एग यॉक से मिलता है। रिकेट्स हो जाता है अगर नहीं लिया इसको तो एक बार ये देख लेना आप। एंजाइम्स के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये वैसे सरफेस केमिस्ट्री में डिटेल में आता है, वहां पर हमारे जितना काम का उतना समझ लेते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, कैटलाइज रिएक्शन इन बॉडी, है ना, यहां ये हटा देते हैं, कैटलाइज रिएक्शन इन बॉडी। एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को कैटलाइज करता है। स्मॉल क्वांटिटी कैन डू मिलियंस ऑफ द रिएक्शन, मतलब एंजाइम की छोटी सी क्वांटिटी यूज करोगे तो भी बहुत सारी रिएक्शन हो जाती है ना, मतलब होती एक ही है लेकिन उसमें भी नंबर ज्यादा हो जाते हैं उनके। ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट। तो एंजाइम क्या है, एक तरीके से कैटलिस्ट है,
ये बॉडी में होने वाली रिएक्शन को क्या करता है, कैटलाइज कर देता है ना। कैसे इसकी मैकेनिज्म होती होगी, ध्यान से देखें। रिएक्टेंट एंजाइम के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्टेंट होता है लॉक की तरह, देखो ये क्या लिखा है, लॉक, ये लॉक की तरह होता है, और एंजाइम की तरह होता है, लॉक की मॉडल बोलते हैं इसको, लॉक की मॉडल, वो खाने वाली लॉक की नहीं, लॉक की मॉडल, लॉक की मॉडल इसका नाम है। तो क्या करता है ये, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, रिएक्टेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब रिएक्टेंट एक तरीके से ताले की तरह है और एंजाइम चाबी की तरह, उसमें फिट हो गया और रिएक्शन हो गई, रिएक्शन हो गई तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया और एंजाइम आपको वापस मिल गया, ये आगे यूज हो जाएगा। तो ये होता है लॉक एंड की मॉडल, ठीक है, कैटलिस्ट होता है ये, नोट कर लो लिखना हो तो। कुछ आपको दे रखे हैं यहां पर, जैसे यूरीज हो गया सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट, यूरिया हो गया प्रोडक्ट, ये बनते हैं। माल्टेज यूज करते हैं माल्टोज से ग्लूकोज बनाने में, इससे ये बनाने में, इससे ये बनाने में, तो ये एंजाइम है। स्टार्च से माल्टोज बनाना है, अमाइलेज लेते हैं। प्रोटीन से अमीनो एसिड ट्रिप्सिन लेते हैं, तो ये एंजाइम्स लिखे हुए हैं। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट क्या क्या है ये लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और एंजाइम क्या होता है, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाना है तो इन्वर्टेज यूज करते हैं, स्पेसिफिक है। आप बाकी और तो यूज करोगे तो हो सकता है कि वो कैटलाइज ना करे, भाई ये वाला इस रिएक्शन में ही कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ये वाला इसमें काम नहीं करेगा। वेरी स्पेसिफिक, वेरी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। तो एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर पीएच पर ही ये हाईली एक्टिवेट रहते हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक। चलो भाई हार्मोन्स के बारे में रीड कर लेना, क्या क्या है देख लो, पढ़ लो जरा। हार्मोन्स के बारे में अगर आप रीड करेंगे तो क्या कह रहे हैं, हार्मोन्स आर मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर की तरह काम करते हैं ये। हार्मोन बताते हैं आपके दिमाग को कि भैया ये काम हो रहा है। These are produced by endocrine gland in the body and are poured directly in the bloodstream which transport them to the site of action। मतलब जहां पर भी वो काम होना है, जैसे मान लो आपको यहां पर ऐसे करना है तो ये हार्मोन मैसेज भेज रहा है कि भाई ऐसे ऐसे करो, है ना। Some of these are steroid, example estrogen and androgen. Some are polypeptide, for example insulin and endorphins, and some others are amino acid भी हो सकते हैं, पेप्टाइड भी हो सकते हैं, सब है ना, such as epinephrine and norepinephrine, ठीक। एक बार रीड करना है इसको। Hormones have several function in the body, they help to maintain the balance of biological activity in the body, ठीक है, हार्मोन से ही ये सब होता है। The role of insulin is keeping the blood glucose level within the narrow limit। कई होते हैं ना इंसुलिन वाले इंजेक्शन लेते हैं। An example of this function, insulin is released इन रेस्पॉन्स टू द रैपिड राइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। आप लोगों ने देखा होगा इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं लोग, है ना, तो वो इसलिए लेता है। एक बार रीड कर लो, एक बार ये वाला पोर्शन भी रीड कर लेना, क्या क्या लिखा है इसमें, है ना। जैसे मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल में एस्ट्राडायोल होता है, ये सब आप जानते हो, है ना। एक बार इनको रीड कर लीजिए कि कौन कौन से हार्मोन होते हैं, ठीक। तो बस ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। होमवर्क आपके लिए 41 से 51 तक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन में, ये कर लेना आप। लास्ट लेक्चर में यहां पर राइबोस का स्ट्रक्चर ये गलत दे रखा है, अपन ने आंसर ठीक लगाया क्योंकि OH ग्रुप से देख लिया था, बस यहां पर H कर लेना, यहां OH कर लेना, ठीक है। राइबोस ये शुगर होती है, करेक्ट कर लेना इसको, अपन ने आंसर सही निकाला था इसका, वही OH से किया था। इसका 2, इधर 4 और इधर 5 है ना, 1 2 3 4 5, आगरा ही आंसर था, क्योंकि ये वाली रिएक्शन OH ग्रुप के साथ होती है। और यहां पर भी इधर स्किन की जगह सिल्क है, गलती से उधर स्किन आ गया, सिल्क है ना, तो ऑल ऑफ दीज अपन ने आंसर लगाया था। केराटिन वो कोलाजन में होता है जो स्किन होती है ना, ठीक है। जाते जाते हम आपको बोलना चाहते थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम PYQ का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो PYQ का डिस्कशन किया जाएगा आपके साथ,
ठीक है, सारे पीवाईक्यू अपन करेंगे, जेई मेन के, जेई एडवांस के, अब तक के जितने पीवाईक्यू आए हुए हैं इस चैप्टर से, है ना, मजा आएगा। इस साल भी एक सवाल आया था, वो भी करेंगे। तो बायोमोलिक्यूल आपका समाप्त हुआ। आज का जो लेक्चर था उसमें न्यूक्लिक एसिड ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से तैयार करना। बाकी विटामिन, एंजाइम और हार्मोन्स जो होते हैं वो कभी जेई मेन में पूछ लिए जाए तो पूछ लिए जाए, तो उसको आप जेई मेन के लिए स्पेसिफिक तैयार रखना। जेई एडवांस के लिए बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड, ये 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल आपका खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पीवाईक्यू की, और आपका अब रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्टार्ट हो चुका है, आईयूपीसी आपका हो चुका है। आइसोमेर जब मैं कराऊंगा, फिर जीओसी नीरज सर कराएंगे, हाइड्रोकार्बन में कराऊंगा, इस तरीके से अपन करते रहेंगे। और अभी अंत नहीं है, ध्यान रखना, अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, तो जुड़े रहना, बस मैं यही कहना चाहता हूं, भाग मत जाना। ऐसा नहीं कि भाई हो गया चलो 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 खत्म, अभी तो शुरुआत है भाई, अभी बहुत बाकी है। ठीक, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, जुड़े रहना है ना। चलो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।